देश में लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरा हो जाने के बाद अब राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से नई सरकार की तस्वीर दिखाने लगे हैं। किसी को इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई पड़ रहा है तो कोई फिर से मोदी सरकार बनने का दावा कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 57.79% मतदान हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 66.91% मतदान बाराबंकी लोकसभा सीट पर और सबसे कम मतदान 51.45% गोंडा में किया गया है। फिलहाल अब बारी है छठे चरण की। इसमें भी 14 लोकसभा सीटों पर मतदान किए जाएंगे, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट शामिल है। कहने का मतलब ये है कि इस चरण में मेनका गांधी के साथ साथ धर्मेंद्र यादव समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी होगी। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट की। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र पूर्वांचल का बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे सपा का गढ़ भी माना जाता है, जहां साल 2019 में अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था, मगर 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मैनपुरी से विधायकी जीती और सांसदी छोड़ दी। यहां उपचुनाव हुआ और इस सीट को भाजपा के टिकट पर दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने जीत लिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अब सपा का दबदबा खत्म हो गया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी एक बार फिर इस सीट से जीत का दावा ठोक रही है और इसके लिए धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनका मुकाबला मौजूदा सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ से होगा। यहां जाति समीकरणों को देखेंगे तो किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत का आधार MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का काम करना बताया जाता है। इस लोकसभा सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इनकी आबादी करीब 26% है। इसके बाद मुस्लिम मतदाता करीब 24% हैं। यही दोनों समाजवादी पार्टी की जीत का आधार बनते आए हैं। बसपा की जीत में दलितों के करीब 20% वोट और मुस्लिम वोट बैंक को माना जाता है। भाजपा की जीत का समीकरण सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक के साथ साथ यादवों के एक वर्ग का समर्थन रहा है। आजमगढ़ लोकसभा के बाद इसी जिले की लालगंज लोकसभा सीट के बारे में भी जान लीजिए। ये लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित है। इस सीट पर इस बार भाजपा की नीलम सोनकर के सामने सपा की दारोगा सरोज और बसपा की डॉक्टर इंदु चौधरी प्रत्याशी हैं। लालगंज में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम, यादव और दलित की है। यहाँ करीब 19,76,000 मतदाता हैं। जाति समीकरण देखा जाए तो यादव, मुसलमान और दलित वोटर ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुस्लिम वोटर करीब 2.5 लाख, यादव 2 लाख, राजभर 1,20,000, खटिक 1,20,000, पासी 1,30,000, वैश्य 80,000, अन्य OBC 3 लाख, अन्य अनुसूचित जाति के वोटरों की अनुमानित संख्या करीब 1 लाख है। 3 विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया, फूलपुर और निजामाबाद मुस्लिम और यादव बाहुल्य है, जबकि लालगंज और मेहननगर दलित बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। अब बात महत्वपूर्ण लोकसभा सीट सुल्तानपुर के बारे में। भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी अभी तक 8 बार सांसद रह चुकी हैं। अगर वो इस बार भी चुनाव जीतती हैं तो देश के उन चंद सांसदों की सूची में उनका नाम शामिल हो जाएगा जो 9 बार देश की संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन इस बार ये चुनाव उनके लिए उतना आसान नहीं दिख रहा। इस सीट पर निषाद समुदाय की बहुलता है और सपा ने यहां जाति समीकरणों को साधने के लिए राम भुआल निषाद को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा से उदयराज वर्मा उम्मीदवार हैं, जिससे इस सीट का लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो गई है। यहां जाति समीकरण की बात करेंगे तो करीब 2.5 लाख निषाद मतदाता हैं। कुर्मी जाति के मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में हैं। यहां दोनों ही जातियां सुल्तानपुर में भाजपा के लिए वोट करती रही हैं, लेकिन अब की सपा और बसपा के इन्हीं प्रभावी जातियों से उम्मीदवार उतारने के दांव ने भाजपा को फंसा दिया है। ब्राह्मण मतदाता पहले ही नाराज थे। अब सजातीय उम्मीदवार आ जाने से अगर निषाद और कुर्मी वोटर भी छिटके तो मेनका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आ जाइए प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर। प्रतापगढ़ जिला राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। ये प्रयागराज मंडल में पड़ता है और ये शहर अपने यहाँ आंवले की बम्पर पैदावार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। प्रतापगढ़ जिले के रूप में 1858 में अस्तित्व में आया। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर 1990 के बाद से किसी दल की खास पकड़ नहीं रही है। हर बार यहां पर हार जीत बदल जाती है। 2019 के चुनाव में प्रतापगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संगम लाल गुप्ता को जीत मिली और वो सांसद चुने गए। इस बार भी भाजपा ने संगम लाल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस और सपा गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में है। सपा की ओर से शिवपाल सिंह पटेल मैदान में है, वहीं बसपा की ओर से प्रथमेश मिश्रा सेनानी
चुनौती दे रहे हैं। यहां करीब 18.30 लाख मतदाता हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रतापगढ़ में करीब 11% कुर्मी वोटर हैं। इसके अलावा करीब 16% ब्राह्मण और 8% क्षत्रिय वोटर हैं। 19% SC ST, 15% मुस्लिम और करीब 10% यादव वोटर हैं। फूलपुर लोकसभा सीट क्या कहती है? इस लोकसभा सीट से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता विजय लक्ष्मी पंडित भी यहां से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचने में कामयाब रहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1952 से लेकर 1967 तक जिस सीट पर कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं हारी थी, वहां 1989 से लेकर आज तक वो चुनाव जीत नहीं सकी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार केसरी देवी पटेल ने सपा के उम्मीदवार पंधारी यादव को 1.70 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार भाजपा ने केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। सपा ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के सचिव अमरनाथ मौर्य को फूलपुर से टिकट दिया है। अमरनाथ मौर्य लंबे समय तक बसपा में थे और उसके बाद वो भाजपा में भी रहे थे। बसपा ने यहां से वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पाल को उतारा है। जगन्नाथ पाल बसपा में कई पदों पर रह चुके हैं। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली पल्लवी पटेल ने यहां से महिमा पटेल को टिकट दिया है। अब प्रयागराज लोकसभा सीट पर आ जाइए। गंगा यमुना सरस्वती के संगम समेटे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो आपको पता ही होगा। यहाँ 2 संसदीय सीटें आती हैं और ये दोनों ही सीटें देश की सियासत के लिहाज से हाई प्रोफाइल मानी जाती हैं। प्रयागराज जिले से चुनाव जीतकर 3 नेता देश के प्रधानमंत्री बने। इस सीट से लाल बहादुर शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह के अलावा फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन भी सांसद चुने जा चुके हैं। प्रयागराज लोकसभा सीट पर अभी भाजपा का कब्जा है और कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आई रीता बहुगुणा जोशी यहां से सांसद हैं। फिलहाल संगम नगरी प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट पर इस बार 2 पिता की साख भी दांव पर लगी हुई है। भाजपा की तरफ से जहां केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी मैदान में हैं, वहीं सपा के संस्थापक सदस्य कुंवर रेवड़ी रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह को कांग्रेस ने टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने रमेश पटेल को मैदान में उतारा है। जातीय समीकरण की बात करेंगे तो इलाहाबाद संसदीय सीट पर 1.25 लाख यादव, 2 लाख मुस्लिम, 2,10,000 कुर्मी, 2,35,000 ब्राह्मण, 50,000 ठाकुर भूमिहार, 2.5 लाख दलित, 1 लाख कोल, 1.5 लाख वैश्य, 80,000 मौर्य और कुशवाहा, 40,000 पाल, 1,25,000 निषाद बिंद, 1 लाख विश्वकर्मा और प्रजापति व अन्य वोटर हैं। अब बारी है अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की। बसपा ने यहां पार्टी के पुराने नेता और जलालपुर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे कमर हयात को प्रत्याशी घोषित किया है। बसपा ने यहां अनुसूचित जाति के 4 लाख के करीब वोटों के साथ मुस्लिम के 2.5 लाख वोटों पर पूरा दम लगाया है। अब बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मुस्लिम मतदाताओं को सपा के पाले से खींचकर अपनी पार्टी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में लाया कैसे जाए। वहीं भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे व इंडिया गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा पार्टी के कैडर वोटों के साथ जातिगत व बसपा के कैडर वोटों को खींचने में मशक्कत कर रहे हैं। सपा के सामने यहां भी मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की भी बेहद भारी चुनौती होगी। अब बसपा अपनी इस रणनीति में कहां तक कामयाब हो पाएगी, ये 4 जून को परिणाम के साथ सामने आ जाएगा। अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में करीब 18,50,000 से अधिक मतदाता हैं। माना जाता है कि इनमें करीब 4 लाख दलित मतदाता, 3,70,000 मुस्लिम, 1,78,000 से ज्यादा कुर्मी, 1,70,000 यादव, लगभग 1,35,000 ब्राह्मण, 1 लाख के करीब ठाकुर मतदाता भी हैं। बाकी अन्य जाति के मतदाता हैं। 2024 के चुनाव में ठाकुर वोटरों की चुप्पी भाजपा के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। श्रावस्ती लोकसभा सीट का भी गुणागणित जान लीजिए। इस सीट पर भाजपा में ब्राह्मण, सपा ने कुर्मी और बसपा ने मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला है। भाजपा ने साकेत मिश्र, सपा ने राम शिरोमणि वर्मा और बसपा ने मोइनुद्दीन खान को प्रत्याशी बनाया है। परंपरागत जातीय मतों के साथ अभी सीधी टक्कर भाजपा और सपा में नजर आ रही है, क्योंकि बसपा उम्मीदवार मुस्लिम चेहरा होने के बाद भी मुस्लिम मतों का बिखराव करने में अभी सफल नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर वंचित मतों के एक तरफा होने से चुनाव परिणाम पलट सकता है। इसका अंदाजा राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं, लेकिन इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। श्रावस्ती लोकसभा सीट के पिछले चुनाव के परिणामों पर नजर दौड़ाएंगे तो एक बार कांग्रेस, भाजपा और बसपा के खाते में सीट गई है। इस बार के समर में भाजपा के साकेत मिश्र के समर्थक ब्राह्मण मतों के आधार के साथ पार्टी के परंपरागत वोटों को मिलाकर अपने को मजबूत बता रहे हैं। साथ ही भाजपा वंचित मतों का निर्णायक हिस्सा अपने साथ मान रही है।
इसके बाद बात करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की चर्चित संसदीय सीटों में डुमरियागंज लोकसभा सीट भी गिनी जाती है। डुमरियागंज लोकसभा सीट सिद्धार्थनगर जिले में आती है। इस सीट से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने जगदंबिका पाल सांसद हैं। जगदंबिका पाल पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो दोनों दलों के साथ लगातार 3 बार से ज्यादा सांसद चुने जा चुके हैं। यहां 2019 के लोकसभा चुनाव में डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भाजपा ने जगदंबिका पाल को मैदान में उतारा तो उनके सामने बहुजन समाज पार्टी के आफताब आलम थे। बसपा के साथ चुनावी गठबंधन होने की वजह से सपा ने यहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। कांग्रेस ने चंद्रेश उपाध्याय को टिकट दिया था। जगदंबिका पाल को चुनाव में 4,92,253 वोट मिले तो बसपा के आफताब आलम के खाते में 3,86,932 वोट आए। जब जगदंबिका ने 1,05,321 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की। 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पंचायत शहर की आबादी 30,698 है, जिसमें 15,776 पुरुष और 14,922 महिलाएं हैं। जातिगत आधार पर 87% आबादी सामान्य वर्ग की है, जबकि अनुसूचित जाति की 12% यहाँ रहती है। धर्म के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर 54% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 43% आबादी मुस्लिमों की है। बस्ती लोकसभा सीट का भी गुणागणित जान ही लीजिए। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस की सबसे ज्यादा 7 बार जीत हुई है, जबकि भाजपा को 6 बार जीत मिली है। बस्ती लोकसभा सीट पर आज तक समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। इस बार भाजपा उम्मीदवार हरीश द्विवेदी के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। भाजपा ने बस्ती लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हरीश द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया है। वो पिछले 10 साल से सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को रामप्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने लवकुश पटेल को मैदान में उतार दिया है। बस्ती लोकसभा सीट पर 4.3 लाख वोटर हैं, जबकि ओबीसी वोटर्स की संख्या 7 लाख है। इस सीट पर जनरल वोटरों की संख्या 6 लाख के करीब है, जबकि इस सीट पर करीब 1.25 लाख वोटर मुस्लिम समुदाय के हैं। अब आ जाइए संत कबीर लोकसभा सीट पर। यह जिला महान संत कबीर दास की धरती के रूप में जाना जाता है। पहले यह क्षेत्र बस्ती जिले का हिस्सा था, लेकिन बाद में 5 सितंबर 1997 को संत कबीर नगर के रूप में नए जिले की स्थापना कर दी गई। यह क्षेत्र कबीर दास की गतिविधियों का क्षेत्र था, इसलिए इस जिले का नाम संत कबीर रखा गया। नए जिले के गठन के लिए तत्कालीन बस्ती जिला के पूरा खलीलाबाद तहसील, बस्ती तहसील के 131 गांव और सिद्धार्थनगर जिले की बांसी तहसील के विकास खंड सांधा के सभी 161 गांव शामिल कर लिए गए। 2019 के चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यहां के वर्तमान सांसद प्रवीण कुमार निषाद पर दूसरी बार दाव लगाया है, जबकि सपा ने लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को चुनावी रण में उतारा है। वहीं बसपा ने नदीम अशरफ को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहां इस बार लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। यहां जातीय समीकरणों की बात करेंगे तो करीब 4 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। मुसलमानों के बाद यहां निषादों की बहुलता है और ये माना जाता है कि निषाद जिधर जाएंगे जीत उसी उम्मीदवार की होगी। दूसरी बिरादरी जैसे ब्राह्मण व वैश्य समाज की भी अच्छी खासी तादाद है और वे भी जिस ओर रुख करते हैं उस उम्मीदवार की जीत के अंतर में इजाफा हो जाता है। ब्राह्मण बिरादरी के बारे में यहाँ मशहूर है कि वे माहौल बनाने में कारगर भूमिका अदा करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 4.85 लाख सवर्ण, 5.50 लाख ओबीसी और 4.48 लाख दलित मतदाता हैं। अब बात जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बना हुआ है। इत्र की खुशबू और इमरती की मिठास वाले इस जिले का भी अपना एक अलग महत्व है और इतिहास है। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसे बसाया था। उस समय इसका नाम जौना खां रखा गया था। बाद में यह जौनपुर हो गया। जौनपुर के राजनीतिक परिभूमि की बात करेंगे तो यहाँ 1952 में ही लोकसभा चुनाव हो रहे थे। अब की बार भाजपा ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। भाजपा ने इस सीट पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। कृपाशंकर सिंह कांग्रेस सरकार में महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा स्थानीय नहीं है, ये बांदा के रहने वाले हैं। सपा ने केवल जातीय समीकरण साधने और साधन संपन्न होने की वजह से टिकट दिया है। बसपा ने अपने सांसद श्याम सिंह यादव को मैदान में उतारा है। जौनपुर लोकसभा में कुल 10% ठाकुर, 9% ब्राह्मण, 12% यादव, 8% कुशवाहा मौर्य, 16% अनुसूचित वर्ग, 13% मुसलमान हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 19,58,554 मतदाता हैं।
अब आ जाते हैं मछली शहर लोकसभा सीट पर। जौनपुर जिले की ही मछली शहर लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। ये लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट भी है। 2019 के संसदीय चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और भोलानाथ सरोज को यहां से बेहद ही कड़े मुकाबले में संघर्षपूर्ण जीत मिली थी। 2024 के चुनाव में भी इस सीट पर भाजपा ने सांसद बीपी सरोज पर भरोसा जताया है। सपा 3 बार के सांसद रहे तूफानी सरोज की बेटी और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रिया सरोज के भरोसे भाजपा का विजय रथ रोकने की कोशिश में है। वहीं बसपा के टिकट से कृपा शंकर सरोज चुनावी मैदान में है। जानकारों के अनुसार यहां भी सपा व भाजपा के ही बीच कांटे के मुकाबले के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जातीय आंकड़ों की बात करेंगे तो पिछड़ों और दलितों की संख्या मछली शहर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, किसी भी उम्मीदवार की जीत हार को तय भी यही लोग करते हैं। पिछड़ों में यादवों की संख्या बाकी की जातियों से बहुत ज्यादा है। आखिर में बात भदोही लोकसभा सीट की। भदोही लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। इस सीट पर टीएमसी से ललितेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। वहीं भगवा खेमे ने पिछड़े समुदाय से आने वाले डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा प्रत्याशी हरिशंकर सिंह चौहान भी मैदान में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि शुरुआती संकेतों के मुताबिक 25 मई को छठे चरण में होने वाले चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार का पलड़ा भारी दिख रहा है। यह निर्वाचन क्षेत्र ब्राह्मण बहुल है और जेल में बंद नेता विजय मिश्रा कथित तौर पर टीएमसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। पिछले चुनाव यानी साल 2019 में कुल 1,39,390 मान्य वोट पड़े थे। इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार रमेश चंद ने जीत हासिल की थी और संसद पहुंचे थे। उन्हें कुल 51,029 वोट हासिल हुए थे, जबकि बसपा के उम्मीदवार रंगनाथ मिश्र दूसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर 4 लाख से ज्यादा बिंद जाति के लोग हैं, जबकि 1,30,000 के करीब संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। ब्राह्मण राजपूत वोट करीब 3 लाख हैं। फिलहाल इन सभी सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।